हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए क्लास को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम आप लोग पिछले वीडियो में सुने होंगे। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। विद्यार्थी, वास्तविक संख्या से रिलेटेड मैंने आपको 3 क्लास करवा चुका हूं और जिसमें कि मैंने आपको संख्या के प्रकार और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक दूसरे से अलग है, इसके बारे में भी मैं आप लोग को बताया हूँ। फिर मैंने आपको ये बताया कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। फिर भी हम आपको अगर भूल चुके हैं तो याद दिला देना चाहते हैं कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय क्लास 10 में पढ़ते हैं उसका उपयोग हम लोग क्या कहाँ करते हैं। उसका उपयोग हम लोग किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करने में करते हैं। आपको हम बताए भी थे कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं और उसी का विस्तृत रूप है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है, जिसका मैंने कई उदाहरण भी आपको दिया था और कुछ होमवर्क भी दिए थे। आशा करता हूं कि आप होमवर्क ज़रूर पूरा किए होंगे। और मैंने ये भी बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा कैसे दी गई संख्या का महत्तम संख्या निकालते हैं और उसका अनुप्रयोग में कैसे यूज करते हैं। इसका मेथड में मैं ये बताया था कि अगर 2 संख्या दी हुई है जिसमें बड़ी संख्या जो होती है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं और भाजक जब शेषफल 0 हो जाता है तो जो हमें भाजक मिलता है वो हमें दी गई संख्या का महत्तम संख्या होता है। जैसे कि उदाहरण में आपको दिया था और मैंने बताया भी था कि जब तक शेषफल 0 नहीं होता तब तक हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और जब शेषफल 0 हो जाता है तो अंतिम जो भाजक होता है वो दी गई संख्या का HCF होता है। आज उसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित नए प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बात और आप लोग को याद होगा विद्यार्थी कि मैंने ये भी बताया था कि 2 संख्याओं का जो महत्तम संख्या होता है, 2 संख्याओं का महत्तम संख्या वह संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो महत्तम संख्या जो होती है दी गई संख्या को बराबर रूप से विभाजित करती है और लघुत्तम संख्या वह संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। दोनों का अंतर आप लोग याद रखेंगे। महत्तम संख्या का मतलब होता है सभी को बराबर बराबर अगर बांटना हो तो उसका हम महत्तम संख्या निकालते हैं और दी गई संख्या को अगर पूर्ण रूप से दी गई संख्या के द्वारा अगर पूरी संख्या विभाजित हो जाती है तो वह लघुत्तम संख्या होती है। इसी पे आधारित हम कुछ प्रश्न पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका कि आप कभी पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे। उसी का कुछ विस्तृत रूप हम बताने जा रहे हैं, जिसमें ये प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न को हम बताने जा रहे हैं। ये प्रश्न इस प्रकार है कि एक मिठाई विक्रेता है और उसके पास मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फ़ियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फ़ियाँ हैं। ठीक है ना, एक बादाम की बर्फ़ी है और एक काजू की बर्फ़ी। आप बर्फ़ी के नाम सुनकर
बर्फ़ी के पीछे नहीं पड़ जाएंगे, आपको प्रश्न के पीछे पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह इसकी ढेरियाँ बनाना चाहती है और ऐसा ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरियों में, है ना, बर्फियों की संख्या समान हो। देखिए यहाँ समझने की चीज़ है, कह रहा है ना कि इसकी एक ढेरी बनाना चाहती है और प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे, और ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। विद्यार्थी ध्यान देंगे, आप लोग बर्फ़ी सजे हुए देखे होंगे, दुकान, मिष्ठान की दुकान गए होंगे तो आप देखे होंगे कि बर्फ़ी किस तरह से सजी होती है। उसमें आपको मिला होगा कि स्टार्टिंग में जो होता है वो बहुत सारे सजे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है उसे कम स्थान की ज़रूरत पड़ती है। वही कह रहा है कि हमें बर्फ़ियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फ़ियाँ रखी जा सकती है। आप इस प्रश्न को तो पढ़ लेंगे, पता नहीं चलेगा क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ जब भी निकालने की बारी आए तो इसमें आप ध्यान देंगे, आपको हिंट ज़रूर करेगा कि कब हमको एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कब हमको एलसीएम निकालना और कब एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे कह रहा है कि न्यूनतम स्थान घेरना चाहिए। न्यूनतम स्थान घेरने का मतलब हुआ कि हम उसको मैक्सिमम एक लाइन में कितना आ सकता है, उसके ऊपर कितना आ सकता है, इस तरह से अगर हम सजाएंगे तभी तो पता चलेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम में क्या अंतर होता है। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण से देना चाहते हैं कि मान ली जाए हमारे पास एक 100 लीटर का, है ना, हमारे पास एक 100 लीटर, एक 50 लीटर और एक 40 लीटर, इस तरह से इतने लीटर का कोई भी लिक्विड है और हमें ये जानकारी लेना होगा कि ऐसा पॉट अगर चाहिए जो सभी को बराबर तरीके से माप सके, मतलब 100 लीटर को भी माप दे, 50 लीटर को भी माप दे, 40 लीटर को भी माप दे, तो आप क्या करेंगे, ऐसा खोजेंगे ना जो सभी को, आप बोलेंगे सर 5 लीटर का भी ले लें तो 5 लीटर तो सभी को माप देगा, बिल्कुल 5 लीटर का लेंगे तो इसको भी 20 बार में माप देगा, इसको 10 बार में और इसको 8 बार में। लेकिन विद्यार्थी देखिए, अगर हमको 5 बार 5 लीटर का लेंगे तो बहुत समझ रहे ना, 20 बार हमको मेजर करना होगा। तो आप लोग कहेंगे सर 10 लीटर का ले लेंगे, तो 10 लीटर का लेंगे तो देख लो कितने बार मेजर करना है, 10 बार, और इसको कितने बार, 5 बार, इसको कितने बार, 4 बार। अगर ये 4 बार मेजर, तो देख रहे हैं कि 10 लीटर का लें, अब किसी के मन में आ रहा होगा सर 20 लीटर का ले लेते हैं। ठीक है, तो 20 लीटर का अगर लेंगे विद्यार्थी तो इसको तो 5 बार में माप देंगे, इसको तो 2 बार में माप देंगे, लेकिन क्या 20 लीटर का बर्तन लेंगे तो उससे आप 50 लीटर को माप पाएंगे? नहीं। तो आप समझना चाहेंगे यहाँ पे कि आपको ऐसा पॉट चुनना है जिसमें कि सारे को बराबर तरीके से माप सके। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सभी का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ऐसे कंडीशन में जब सभी को बराबर तरीके से मापने के बारी आए तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है ना, तभी तो आप बराबर बराबर कर सकेंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम निकालने से क्या मतलब है, कह रहा है सभी को मापना है, तो अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या मापने की कंडीशन आएगी क्या? नहीं, इसके एलसीएम भी 200 हो जाएगा, और 200 लीटर का पॉट से हम इसको माप पाएंगे? नहीं मापेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझिए इसी चीज़ को, इसी तरह से आप इस प्रश्न को भी समझ सकते हैं कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फ़ी है और 130 बादाम की बर्फ़ी है, तो ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फ़ियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, न्यूनतम स्थान घेरे, परात में न्यूनतम,
प्रात में न्यूनतम स्थान घेरने के लिए प्रात में न्यूनतम स्थान घेरने के लिए हमें बर्फियों को अधिक संख्या में रखना होगा। बर्फियों को कैसे रखना होगा? अधिक संख्या में रखना होगा। प्रात में क्या करना होगा? न्यूनतम स्थान घेरने के लिए हमें बर्फियों को अधिक संख्या में रखना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? अधिक संख्या में रखना है तो वह संख्या में क्या होगा जो दोनों को बराबर तरीके से माप सके। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए दी गई संख्या का क्या निकालना होगा? महत्तम संख्या ज्ञात करना होगा। अब क्या करेंगे? अब 420 और 130 का क्या निकालेंगे? महत्तम संख्या। इसलिए देखिए कह रहा है प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, इसलिए क्या लिखेंगे? प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर क्या होगा? प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर क्या? 420 और 130 का महत्तम संख्या है ना। महत्तम संख्या निकालेंगे किसका? 420 और 130 का। तो आपको तो महत्तम संख्या निकालने के लिए आता ही होगा कि इसमें भी दिक्कत है? नहीं है, निकाल सकते हैं। क्या इसे निकालेंगे? 420 जो है किससे बड़ा है? 420 बड़ा है किससे? 130 से। तो फिर क्या करेंगे? भाग लगा कर देखेंगे किसमें किसको भाग लगाएंगे। एक 130 में भाग लगाएंगे किससे? 420 से। ठीक है, कितने बार में लगाएंगे? 3 बार में। कितना होगा? 390। शेष कितना बचेगा? देख लीजिए 30। ठीक है ना। तो शेषफल 0 नहीं आया ना, शेषफल 0 नहीं आया। चाहेंगे तो यूक्लिड विभाजन से भी निकाल सकते हैं और जनरल मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो इच्छा है आपको निकाल सकते हैं। शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या लिख सकते हैं? यूक्लिड विभाजन लिखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखिए, प्रमेयिका से। ठीक है, क्या हो जाएगा? 420 बराबर, अब जानते ही हैं, भाज हमारा ये भाज हो गया, ये भाजक, ये भागफल, और ये क्या हो गया? शेष। तो लिखिए भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब शेषफल 0 नहीं है ना। ठीक है, क्या लिखेंगे? चूँकि शेषफल नोट 0। अब देखिए हमारा ये शेषफल है। ठीक है, शेषफल कितना है? 30। भाजक कितना है?
130, तो भाजक जो है शेषफल से कितना है, बड़ा है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। इसलिए क्या होगा, यहाँ भाग दीजिए जब बड़ा है, ठीक है, फिर भाग दीजिए किससे, 30 भागा 130 में दीजिए, कितना बार में लगेगा, 4 बार में, कितना आएगा 120, शेष कितना बचेगा 10। तो फिर लिखिए ये चीज़, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, हमारा देखिए ये हो गया भाजक भागफल शेष। तो भाज बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया। ठीक है, फिर लिखेंगे, चूँकि शेषफल नॉट 0। फिर हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और क्या देख रहे हैं, ये हमारा देखिए, ये जो हमारा क्या है भाजक और ये हमारा शेषफल अभी भी 0 नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 30 जो है, 30 बड़ा है किससे, 10 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर लिखेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, देखिए राइटिंग आर को लेकर मत जाना है, आपको समझना है, समझ में ना आए तो जानकारी लेना है। ठीक है, पूछना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे हम, 10 भागा कितना देंगे 30, 10 भाग अगर हम 30 करते हैं तो 3 बार में हमें लग जाता है और ये कट जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा 0, शेषफल क्या आ गया 0। तो जो भाजक होगा वो हमारा क्या होगा, महत्तम संख्या। ठीक है, शेषफल क्या है 0। तो लिख सकते हैं कि चूँकि शेषफल 0 है, शेषफल 0 एवं भाजक कितना आ गया 10 है, इसलिए महत्तम संख्या कितना हो जाएगा। आप इसी को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए महत्तम संख्या किसका 420 और 130 का कितना आ गया 10। अतः कह सकते हैं, अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, देखिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितना हो जाएगा 10। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। फिर हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं उसका क्या तरीका है बनाने का। ठीक, देखिए दूसरा प्रश्न है, जैसे कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक जो विषम पूर्णांक होता है, ठीक है ना, धनात्मक जो विषम पूर्णांक होता है वो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, ये प्रश्न कहना क्या चाहता है, कह रहा है ना कि जो विषम पूर्णांक और कैसा धनात्मक। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। पहले विषम पूर्णांक लीजिए, विषम पूर्णांक, ठीक है, और वो भी कैसा धनात्मक।
तो धनात्मक जब विषम पूर्णांक में विषम किसको कहता है? जो 2 से नहीं डिवाइड होता है, जैसे कि 3। कहेंगे सर 1, तो 1 भी है ना, 5, 7, ठीक है, ये सब क्या है? 3, 1, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है? विषम पूर्णांक। तो कहना चाह रहा है कि जो होता है ना 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है। तो देख लीजिए, जैसे अगर 3 को ले लीजिए, कितना को? 3, तो 3 को 4q प्लस कैसे? देखो 4q + 1 या तो 4q + 3, दो में से एक किसी एक रूप में रहेगा, या तो 4q + 1 में रहे या 4q + 3 में रहे। तो देखो अगर 4q के मान अगर 0 रख दो प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1, तो 1 तो है नहीं, और यहाँ पे अगर 0 रख दो प्लस 3 करो तो तब कितना आ जाएगा? 4 × 0 करेंगे 0 + 3 करेंगे तो 30 नहीं ना होगा? नहीं, 3 होगा। ठीक, तो देखिए आ गया ना। अब आप 1 को लेकर देखिए, अगर आप 1 को भी लेना चाहेंगे तो यही रूप में आएगा, 4q + 1 में आए या तो 4q + 3 में आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए। तो आप देख लीजिए, यहाँ 0 मान रखिए 1, तो 4 × 0 करेंगे तो कितना आएगा? 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1, और इसमें अगर 0 रख रहे थे तो मान कितना आ रहा था? देख ही रहे हैं, 0 + 3 करेंगे तो 3, तो 1 था तो 1 आ गया। अगर आप 9 को लेकर चलेंगे, कोई भी ले लीजिए, आपको माने कि 9 लेना है तो ये फिक्स है, 9 लीजिए, जो भी लेना है 4q + 1 में आएगा या तो 4q + 3 में आएगा। कैसे? देखिए q का मान अगर 2 रखिए तो 4 दूना 8 1 9 हुआ, ठीक है ना। तो ये इसको सिद्ध करना है कि जो भी विषम पूर्णांक होता है, विषम धनात्मक पूर्णांक, ये इसी रूप में रहता है, और इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। किसी भी संख्या अगर हो, चाहे आपको जो भी मन में 11 है तो 11 को भी आप इस तरह से देख सकते हैं, 4q + 1 में आ जाएगा, या तो 4q, दोनों में नहीं, एक किसी में आएगा, 4q + 3 में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए q के मान 3 रख दीजिए तो 4 × 12 = 13 हो जाएगा, लेकिन 2 रख दीजिए तो 4 दूना 8 और 3 11, तो 11 आ गया। जितने भी विषम पूर्णांक है उसका 4 के मल्टीपल में आएगा, और वही सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q धनात्मक विषम पूर्णांक। तो मान लीजिए, ठीक है, माना कि ये जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि ये क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है? 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? देखिए विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक में आप किसी को भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो भी आपको इच्छा है लेने का आप लीजिए। अब इसी रूप में आपको दिखाना है कि ये इस रूप में आता है कि नहीं आता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप पढ़े होंगे कि कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर है तो उसको अगर हम भाग करते हैं तो हमें 2n धनात्मक पूर्णांक भी मिलता है, 2n धनात्मक पूर्णांक मिलता है। यहाँ पे दिया है कि इसका जो फॉर्म होगा 4q + 1 या 4q + किस रूप में होगा? 3 के रूप में होगा। ठीक है, तो आप लोग सोचिए 1 मिनट के लिए, आप भी दिमाग लगाइए कि आप इसका आंसर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। अगर एग्ज़ाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलो तो क्या होगा बताइए। हम लोग देखिए इस रियल नंबर चैप्टर में 2 थ्योरम पढ़ना है, और इसी के द्वारा हमें प्रश्न को सॉल्व करना होता है। आप इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सॉल्व करिए, क्योंकि आपको बताए थे कि अगर धनात्मक पूर्णांक a और b है तो अन्य धनात्मक पूर्णांक q और r हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से कि a = bq + किस रूप में हो? r के रूप में हो। ठीक है,
तो ऐसे कंडीशन में आपको पता चल रहा होगा कि अगर ए है, एक संख्या मान लिए और बी कोई और संख्या मान ले, ठीक है, बी कोई और संख्या मान लेते हैं और उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, बी से ए को डिवाइड करेंगे तो जो मान आएगा वो किस तरह से आएगा, देखिए अधिकतम। बी बराबर कितना लेंगे हम, बी बराबर 4। अब कहेंगे सर बी बराबर 4 कहाँ से लाए, ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है कि हम जो डिवाइड करेंगे 4q के रूप में ही आएगा। तो मैंने b बराबर क्या रखा, 4, मतलब 4 के मल्टीपल में ही आएगा। ये कहना चाह रहा है कि आप इसको दिखाइए। इसलिए क्या होगा विद्यार्थी, यूक्लिड विभाजन, इसलिए क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो ए का मान तो मालूम नहीं है, लेकिन बी का मान कितना है 4 और क्यू प्लस आर। अब देखिए बी, अब यहाँ पे समझिए क्या कहते हैं हम लोग कि ए को बी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और यहाँ हम क्या निकलता है, शेषफल निकलता है। और ये कह रहा है कि बी का मान किस रूप में हम 4 है। तो जब 4 है विद्यार्थी ध्यान देंगे तो हमें जो शेषफल मिलेगा यहाँ पे वो 4 से क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा, ठीक है। 4 से क्या मिलेगा, बी का मान जब हम लोग ऑलरेडी 4 रखे हैं, इस आधार पे रखें क्योंकि कह रहा है कि 4 के मल्टीपल में ही आएगा, 4q + 1 4q + 3 के रूप में आएगा। तो r का मान जो होगा क्या क्या हो सकता है, r के मान बताइए आप लोग। 4 से कम क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 भी हो सकता है, होगा कि नहीं। 4 से कम, क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक के बराबर बचेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग r के मान क्या क्या रख सकते हैं, देखिए r के मान 0 रखिए, 1 2 3 4 जो भी रखिए, 4 तो रखना नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a बराबर जो मान आएगा 4q, ठीक है ना, 4q प्लस, अगर r के मान 0 रखेंगे तो 4q + 0, या तो हम कह सकते हैं कि a बराबर जो होगा 4q + 1, 4q + 1, या फिर कह सकते हैं a बराबर क्या लिख सकते हैं, 4q + 2, 4q + 2, या क्या लिख सकते हैं, a बराबर 4q + 3, 4q + 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर a बराबर 4q + 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे 4q + 2 है, मतलब +2 आ रहा है, और जबकि a को हमने क्या माना है, विषम पूर्णांक माना है। a को क्या माना है, विषम पूर्णांक, ठीक है। ये विषम होगा। दूसरा देखिए a बराबर 4q + 0, तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, ठीक है। 4q + 0 जो है 4q हो जाएगा, जबकि हमने a को माना है धनात्मक विषम पूर्णांक, और यहाँ पे 4q + 0 जो होगा सम संख्या होगा, और a का मान 2 रखने पे यहाँ देखिए r का मान अगर हम 2 रखें तो 4q + 2 जो आएगा वो क्या होगा, सम संख्या होगा। इस आधार पे हम आपको बता सकते हैं कि जो विषम पूर्णांक होगा, जो हमारा कौन सा विषम पूर्णांक होगा, 4q + 1 के रूप में होगा, या तो 4q + 3 के रूप में होगा, ठीक है। अगर 4q + 0 लेंगे तो सम संख्या हो जाएगा, 4q + 2 लेंगे तो भी सम संख्या होगा। क्यों सम संख्या हो जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल +0 तो ये 4 ही आएगा ना। और ये देखिए a बराबर 4q + 2 है, तो q का मान कुछ भी रखिएगा, अगर +2 शेष बच रहा है वो सम संख्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 ऑलरेडी सम संख्या। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर a जो है विषम पूर्णांक है, a अगर क्या है विषम पूर्णांक है, तो उसका जो जनरल रूप होगा 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में होगा, ठीक है। तो इसी को हम कह सकते हैं
अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक, है ना, अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक, ठीक है, विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो किस रूप में होता है? 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में, है ना, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है, ठीक है, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है, ठीक है। इसी तरह से हम आपको और आगे बताएंगे, कल का क्लास जब करवाएंगे तो उसमें बताएंगे कि सम पूर्णांक जो होता है, प्रत्येक जो सम पूर्णांक होता है उसका जो जनरल रूप होता है वो 2q के रूप में होता है। किस रूप में? 2q के रूप में। ये तो आप जानते भी हैं, सम संख्या 2q के रूप में होता है, बस इसको साबित करना है। और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, इसको भी हम कल साबित करेंगे। तो आज का क्लास विद्यार्थी यहीं पर स्टॉप करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। किसी तरह की परेशानी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और जहाँ तक प्रयास होगा हम ज़रूर आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपका प्रश्न होगा उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे, मेरा ही प्रयास रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।